अप्रैल का ससुराल। सब्जी मार्केट की हलचल, ठेले वालों की आवाज और सब्जियों की ताजगी के बीच प्रिया अपनी सास सुजाता के साथ बैग थामे उसके पीछे पीछे यहाँ वहां सब्जियां खरीद रही थी। अरे वाह प्रिया, तेरी मम्मी आई हुई है, मुझे पता ही नहीं था। नमस्ते आंटी जी। अरे नहीं बेटा, मैं इसकी सास हूँ। सासू माँ कह ले, चलेगा। एक ही तो है। हाय, तो फिर इस उम्र में तू अपनी सास को मंडी मंडी क्यों घुमा रही है? तू तो आती थी ना सब्जियां लेने। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपको, सब गलत समझेंगे। नहीं प्रीति, वो बात नहीं है जो तू समझ रही है। सब्जियां तो मैं खरीद ही रही थी, पर कुछ दिनों से मम्मी जी को लग रहा था कि मैं महंगी सब्जी लेकर आ रही हूँ। सब्जी वाले मुझे ठग रहे हैं और पक्की पक्की सब्जियां भी दे रहे हैं। इसीलिए अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करने और सब्जी वालों को ये बताने कि मैं सुजाता कौशिक की बहू हूँ, मम्मी जी मेरे साथ आई हैं। सही है बहन, सही है। ठीक है बेटा, तू घर आकर इससे बात कर लेना, अभी हमें बहुत काम है। हाँ, बस अभी कुछ आलू और धनिया लेना बाकी था, जिसके लिए सुजाता आलू बेचने वाले की दुकान पर रुकती है। टोकरी देना जरा भैया, मैं चुनकर अच्छे आलू निकाल लूं। तो फिर हाथ लगा रही है। रहने थे, तुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद आलू चुनूंगी। बस तभी सुजाता के फोन की घंटी बजती है। नंबर देखते ही उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। फोन उनकी लाडली बेटी निधि का था। माँ के बगैर मन नहीं लगता ना मेरी लाडो का। सुजाता फोन उठाती है और फोन उठाती ही उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है और गुस्से से भरी आवाज में कहती है, हाँ निधि बेटा बोल। क्या जान की दुश्मन बन गई है तेरी ननद? फिर से उसने तुझे सताया? पता, अरे समधन जी को समझ में नहीं आता क्या? उसकी भी तो उम्र हो गई है, ब्याह कर अपने घर की करे, उसे क्यों तेरे माथे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती रहती है? वहीं सड़क के किनारे खड़ी सासू मां निधि से बातों में लग जाती है। मम्मी जी, घर पर चलकर बात कर लीजिए ना। एक तो आपने मुझे आलू लेने से मना कर दिया, अब आप भी नहीं ले रही हैं। घर पर सभी खाने के लिए परेशान हो रहे होंगे। मम्मी जी सुनिए ना। अरे क्या हो गया है तुझे? मेरा सर मत खा, देख नहीं रही है मैं बात कर रही हूँ, बात करने दे मुझे। तुझे देर हो रही ना, चल जा घर। और यहाँ प्रिया असमंजस में पड़ जाती है। वो मार्केट अपनी सास के साथ आई थी तो उन्हें अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, पर अगर वो यहीं खड़ी रहती और घर पर बाकी सभी को नाश्ता नहीं मिलता तो इस तरह उसे डांट सुननी पड़ती। मोबाइल फोन तो है ही मम्मी जी के पास, और घर से मंडी ज्यादा दूर भी नहीं है। 36 साल निकाले इन गलियों में मम्मी जी ने, रास्ते तो उन्हें पता ही है। मैं आलू लेकर घर चली जाती हूँ, वरना पापा जी और गौतम को नाश्ता नहीं मिला तो ये दुकान कैसे निकलेंगे। खुद ही आलू चुनकर प्रिया थैली में भरकर अपने घर आ जाती है और रसोई में जाकर सीधा नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है। और कितनी देर लगाएंगी मम्मी जी आने में? कुछ देर में गौतम कमरे से बाहर आएंगे, फिर पूछेंगे मम्मी जी कहाँ हैं, फिर क्या कहूंगी। प्रिया के दिमाग में ये सब चल रहा था कि टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई सुजाता अपने घर लौटती है। कब की निकली हुई है तू, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ बहू? कुछ देर में तेरे पापा जी दुकान निकलने को तैयार हो जाएंगे। मेरा ध्यान तो आप पर था ना मम्मी जी, वरना और जल्दी नाश्ता बन जाता। वैसे नाश्ता तैयार ही है, लगा देती हूँ। गौतम अपने कमरे से बाहर आता है और मोहन टपरी से रोज की तरह चाय पीकर वापस लौटता है और सभी नाश्ते पर बैठ जाते हैं। बातें करते हुए पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था कि फिर से सुजाता का फोन बजता है। मेरी बच्ची, पता नहीं अब क्या हो गया होगा वहां। अरे क्यों पड़ रही है अपनी निधि के ससुराल के मामलों में? बेटी के घर पर इतना हस्तक्षेप करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। ब्याह दिया है आपने उसे, ससुराल में तो चीजें ऊपर नीचे रहती है, संभालने दीजिए उसे सब खुद। चुप रहिए जी, निधि आपकी बेटी है, पड़ोसियों की नहीं। सुजाता फोन उठाती है, निधि से बात करते हुए अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है। आप अपना खाना पूरा कीजिए पापा जी, मम्मी जी को मैं देखती हूँ। प्रिया अपनी सास के कमरे में उन्हें पराठे देने जाती है और दरवाजे पर अपनी सास और ननद की बातें सुन लेती है। कोई ननद भाभी पर इस तरह हावी नहीं हो सकती बेटा। इसमें तो सरासर मुझे विक्रम जी की गलती लग रही है ना? देखा देखा, वही बात निकली ना। तूने तो मुझे बताया भी नहीं था, पर मैं समझ गई। ये बेटा सभी घरों में होता है, जरा दूरी बना ले अपने पति से, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। ये कैसी शिक्षा दे रही है मम्मी जी दीदी को? ऐसे तो उनका घर टूट जाएगा, ये सब सही नहीं है। इसी तरह आजकल आए दिन प्रिया अपनी सास को अपनी ननद के ससुराल की प्रॉब्लम सुलझाते उलझाते देख रही थी। एक दोपहर प्रिया का बेटा नयन स्कूल से आता है और खाने के बाद अपनी माँ से कहता है, चलो मम्मा अभी मेरा होमवर्क करवा दो, फिर मुझे खेलने जाना है। एक काम करो बेटा, तुम दादी के कमरे में जाकर उनके पास बैठकर होमवर्क करना स्टार्ट करो, मैं दूध गर्म करके आ रही हूँ। हाँ। अपना बैग लेकर नयन दादी के कमरे में चला जाता है। प्रिया फौरन अपने काम सलटाने में लग जाती है। मुश्किल से 10 मिनट नहीं बीतते कि नयन वापस आकर रसोई में खड़ा हो जाता है। ये क्या तरीका है नयन? मैंने बोला था ना होमवर्क करो, मैं खुद आऊंगी।
अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो होमवर्क ही कर रहा था मम्मी, फिर दादी ने बुआ जी को फोन मिला दिया और कहने लगी खाने में 3-3 सब्जियां बनाने की जरूरत नहीं है, एक सब्जी बनाकर छोड़ दो। बैड हैबिट्स। दादी और बुआ की बातें क्यों सुनी तुमने? मुझे पता है मम्मा की 2 लोगों की पर्सनल बातें नहीं सुननी चाहिए, पर दादी पिछले 10 मिनट से लगातार मेरे बाजू में बैठकर यही बातें कर रही थी, तो मेरे कान में ऑटोमेटिक चला गया। एक शाम टीवी देखते हुए प्रिया चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी अपना फोन लिए उसकी सास वहां आती है। निधि ने कुछ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया है, बेटा जरा खोल तो। मुझसे खुल ही नहीं रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ, कहीं फोन खराब तो नहीं हो गया। अभी कुछ देर पहले नयन मेरे फोन में ना टिप टाप कर रहा था, कहीं उसी ने कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसे थोड़ी ना फोन खराब हो जाते हैं, और नयन को फोन चलाना आता है। वैसे व्हाट्सएप तो मैंने आपको यूज करना सिखाया था। मैसेज खोलिए। अरे मैसेज नहीं है बेटा, कुछ लंबा सा है, देखना जरा क्या है। प्रिया अपनी सास का व्हाट्सएप खोलती है, जहां निधि की तरफ से एक ऑडियो क्लिप भेजी हुई थी। ये तो कोई ऑडियो है, इसे डाउनलोड करना होता है। मम्मी जी मैं कर देती हूँ। प्रिया जैसे ही ऑडियो को डाउनलोड करती है वो प्ले हो जाता है। उस ऑडियो में और कुछ नहीं, विक्रम की कॉल रिकॉर्डिंग थी। अरे बंद कर, मैं बाद में सुन लूंगी, बंद कर। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है दीदी ने विक्रम जीजू के फोन में कॉल रिकॉर्डर लगा दिया है। अपने पति के पर्सनल कॉल को सुनना और उसे अपनी मां को फॉरवर्ड करना। अगर जीजू को इस बारे में पता चल गया तो सच में ये रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाएगा। पता नहीं मम्मी जी क्या चाहती हैं। टेंशन में प्रिया के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। तभी प्रिया की टेंशन को गायब करता हुआ नयन आइसक्रीम खाता हुआ अंदर आता है और अपनी मां से कहता है, 20 अप्रैल से मेरे स्कूल बंद हो जाएंगे मम्मा, छुट्टियों में मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो ना। कौन सा स्कूल है बेटा तेरा, तुझे समझ में नहीं आता? 4 दिन तू स्कूल जाता नहीं, 1 हफ्ता स्कूल बंद हो जाता है। अभी 20 दिन पहले तो नया सेशन शुरू हुआ और अभी समर वेकेशन दे देंगे। फीस किस बात की लेते हैं जब बच्चों को घर पर ही बिठाना है तो? मम्मा, समर वैकेशन तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होने वाला था, फिर बीच में पता चला स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, तो अर्जेंट रिनोवेशन करवाने के लिए छुट्टियों को प्रीपोन करना पड़ा। मैं तो बहुत खुश हूँ, 2 महीने तक बिल्डिंग बनवाओ, हमको छुट्टी दे दो बस। अच्छा ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ इस बारे में। उनके पास वक्त रहा तो चलते हैं कहीं। नयन को सांत्वना देकर प्रिया अपने बाकी कामों में लग जाती है। तभी प्रिया के फोन पर उसकी ननद का फोन आता है। अरे दीदी कैसी हैं आप, सब भला चंगा? अरे कैसी क्या भाभी, कैसी होंगी मैं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा ससुराल मिला है कि पूछो मत। सासू माँ को तो बस बहू में कमियां निकालने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस शिकायतों का रेडियो ऑन रहता है। और ननद जी, अरे दिन भर सिर पर बैठकर तांडव करती रहती, मानो ससुराल नहीं कोई अखाड़ा। जब घर बदलता है ना तो ये प्रॉब्लम्स तो आती है दीदी, मुझे भी आई थी। और ससुराल वालों का इतना टेंशन क्या लेना जब पति आपके पक्ष में है। अरे भाभी खा गई ना तो खा पी, ये सब मेरे साथ कौन करवा रहा है, मेरा जालिम पति ही तो। भाभी गौतम से शादी करके ना आपने तो गंगा नहा ली, काश मुझे भी आपके जैसा ससुराल मिला होता। मम्मी कभी आपसे कुछ कहती भी है, और एक मेरी सास है, उफ, इनके तो खाने में अचार ही घटा रहता है। अब सुनिए मेरी सुबह की राम कहानी। मैंने अपने लिए छुपाकर मिक्स वेज अचार रखा था, सोच रही थी कभी चैन से खा लूंगी, लेकिन मेरी सासू माँ को अचार चाहिए था, तो इनके श्रवण कुमार बेटे ने क्या किया, सीधा जाकर मेरा छुपाया हुआ अचार निकालकर अपनी प्यारी मम्मी को दे आया। मतलब बीवी की कोई इज्जत ही नहीं, मेरी तो लाइफ ही अचार हो गई है भाभी। अरे दीदी, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, एक उम्र के बाद ना यही बातें याद करके हंसेंगी आप। सास ससुर माँ बाप की तरह होते हैं और एक वक्त के बाद उनका स्वभाव भी बच्चों की तरह हो जाता है। मेरे लिए तो मम्मी जी, पापा जी और नयन ज्यादा फर्क नहीं रह गया। प्रिया मीठी मीठी बातें करके किसी तरह से अपनी ननद के स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करती है। ऐसे ही खाने का वक्त हो जाता है। खाने के टेबल पर दीदी के ससुराल में क्या मैटर चल रहा है मम्मी? आज दोपहर में उसने मुझे फोन किया था, बहुत रो रही थी। अब कौन सा मैटर बाकी रह गया बेटा, वो तो मैं हूं जो उसे संभाले हुए हूं। उसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं सब। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके ससुराल वाले उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रोज रोज का कलेश हो गया है, या वैसा नहीं चलेगा, यहां से किसी को वहां जाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए वहां होकर आ जाऊं, निधि को सहारा भी लग जाएगा और मैं उसके ससुराल वालों की अकल ठिकाने भी लगा दूंगी।
ये सुनते ही प्रिया घबरा जाती है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर मम्मी जी दीदी के ससुराल गई तो पक्का दीदी का डिवोर्स करवा कर ही लौटेंगी। मैं इस तरह अपनी आंखों के सामने अपनी ननद का घर टूटा हुआ नहीं देख सकती। वाह मम्मी जी, बड़ी अच्छी कही आपने। आप चली जाएंगी तो पीछे से पापा जी का मन कैसे लगेगा? 2 दिन आप नहीं रहती है ना तो पापा जी के गले से खाना उतरना बंद हो जाता है। और ऊपर से कुछ दिनों में आपकी किट्टी भी तो शुरू होने वाली है ना। अब प्रॉमिस देकर होस्ट ही चला जाएगा, ये बात तो सही नहीं है मम्मी जी। पर दीदी की यहाँ भी किसी को जाना चाहिए, आपकी बात तो सही है। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। बड़े दिनों से नयन भी बाहर नहीं गया और अभी इसकी अप्रैल की छुट्टियां भी होने वाली है। हाँ, यही सही रहेगा सुजाता जी। कितने दिनों से बहू बाहर नहीं गए। गौतम के पास तो वक्त नहीं है इसे बाहर ले जाने का। इसी बहाने दोनों ननद भाभी मिल भी लेंगी। और इसी बात पर 2 दिन बाद ही अपना सामान पैक करके प्रिया नयन के साथ अपनी ननद के ससुराल पहुंच जाती है और धीरे धीरे कर चीजों को सुलझाना शुरू करती है। निधि जब रसोई में काम कर रही थी, पीछे से प्रिया किचन में जाती है। बाप रे बाप, आपकी सास तो सच में दिमाग का दही कर देती है दीदी। मैं उनके लिए साड़ियां लेकर आई थी, खाली हाथ तो आ नहीं सकती थी। कहने लगी, बेटा अगर लाल रंग की साड़ी लाती ना तू तो मेरी निधि के काम आ जाती। उसे साड़ियों का बड़ा शौक है, ऊपर से लाल रंग उसका फेवरेट है। अब बताओ, कब से लाल रंग आपका फेवरेट हो गया दीदी? नहीं भाभी, ये बात तो मम्मी जी ने सही कही। लाल रंग मेरा फेवरेट तो है। अच्छा चलो मान लिया। फिर मैंने ज्वेलरी दिखाई तो कहती है, बेटा ये ज्वेलरी ना अगर आज के जमाने की होती तो मैं निधि को दे देती। निधि उसे बड़े शौक से पहनती, उसे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। अब तो मुझे लग रहा है बेकार में मैं उनके लिए ज्वेलरी और साड़ी लेकर आ गई। अच्छा ऐसा कह रही थी क्या मम्मी जी? और नहीं तो क्या। खैर आप बाहर जाइए दीदी, मैं खाना परोस देती हूँ। वहां पर तो सभी रात के 12-2 बजे तक डिनर करते हैं, तो रसोई समेटते समेटते ही समझ लीजिए भोर हो जाती है। यहाँ अच्छा है, सुबह 8 बजे तक खा लेते हैं तो 10 बजे तक बहू फ्री भी हो सकती है। 2 दिन बाद विक्रम का पीछा करते हुए प्रिया एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर पहुंचती है, जहां प्रिया को देखकर विक्रम घबरा जाता है। मुझे पता नहीं भाभी आप यहाँ किस इरादे से आई हैं, पर मैं बस हाथ जोड़कर ये विनती करने आया हूँ। मेरे और निधि का रिश्ता पहले से ही बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। आप प्लीज निधि से ऐसा कुछ मत कह दीजिएगा जिससे हमारा रिश्ता और बदतर हो जाए। आपके रिश्ते को बचाने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ जीजू। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मुझे आपसे कुछ पूछना है। पिछले कुछ दिनों से आप अंकिता नाम की किसी लड़की से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आकर बात करूंगा, फोन पर कुछ बातें नहीं की जा सकती। कौन है अंकिता? ऐसी क्या बात है जो मिलकर की जा सकती है? जिनके क्लिनिक में आप खड़ी है ना, अंकिता वही है। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर अंकिता उपाध्याय। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर कुछ दिनों पहले हम दोनों ने टेस्ट करवाया। रिपोर्ट से पता चला कि निधि में कुछ कमियां हैं, इसलिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट से मिलता हूँ। वो मुझे बताती है कि निधि क्या डाइट फॉलो करें, क्या दवाइयां खाएं जिससे वो मां बन पाए। निधि को बिना बताए रात को मैं उसके दूध में दवाइयां डाल देता हूँ। मुझे पता है उसने मेरे फोन में रिकॉर्डर लगा रखा है। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि उसमें कोई कमी है, वरना वो टूट जाएगी भाभी। इसीलिए जब भी डॉक्टर मुझे कॉल करती है मैं सीधा क्लिनिक आ जाता हूँ, फोन पर बात नहीं करता। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी जीजू आपने। मुझे आप पर पूरा भरोसा था, पर अगर आपको अपना घर बचाना है तो मेरे साथ मिलकर एक ड्रामा करना होगा। आज मैं आपके फोन पर अननोन नंबर से कॉल करूंगी। आपको मुझे इस तरह से ट्रीट करना होगा जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं और आपके लिए आपकी बीवी ही सब कुछ है। वो कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा की तरह निधि दी भी सुनेंगी और इसके आगे का काम मैं करूंगी। प्लान के मुताबिक प्रिया विक्रम को फोन करती है। और देर कर देते फोन उठाने में, बुद्धू कहीं की। कितने चक्कर काटती हूँ मैं तुम्हारी दुकान के। बेचते हो तुम लड़कों के कपड़े, फिर भी एक लड़की रोज रोज दुकान आ रही है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? घूंचू आई लाइक यू यार। एक उल्टे हाथ की मारूंगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया कि मैं मैरिड हूँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे फोन करने की? मेरी एक वाइफ है जो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, और उसके अलावा ना विक्रम को किसी से मतलब है ना वो रखना चाहता है। और ये रिकॉर्डिंग विक्रम के फोन पर सेव हो जाती है। रात को दुकान से लौटने के बाद विक्रम जानबूझकर कमरे में अपने फोन को छोड़कर बाथरूम में चला जाता है और ये रिकॉर्डिंग निधि सुन लेती है। मौका देखते ही प्रिया निधि के कमरे में आती है और विक्रम की बुराइयां करनी शुरू कर देती है। आप बिल्कुल ठीक कहती थी दीदी, विक्रम जीजू ही है जिसके कारण आपके साथ ये सब हो रहा है। एक नंबर का लड़कीबाज आदमी, कभी किसी से बात करता है कभी किसी से। अभी बाहर पापा जी बता रहे थे कि दुकान में आजकल लड़कियां बहुत आती हैं। कैसे आ रही हैं लड़कियां?
जब मेल गारमेंट्स का काम है तो। कहीं जीजू। बस एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं इनके खिलाफ। आप मुझे भड़का रही है भाभी। मेहमान बनकर आई है, मेहमान बनकर रही है तो अच्छा होगा। ये मेरा घर है और विक्रम मेरे पति। ये कैसे है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस इतना सा तो काम था। यही तो चाहती थी प्रिया कि उसकी ननद अपने पति की तरफ से खड़ी हो जाए, जो कि वो हो जाती है। अपनी ननद के घर को बसाकर प्रिया वापस अपने ससुराल लौट आती है। क्या हो जब दो जानी दुश्मन लड़कियां एक ही घर की देवरानी जेठानी बन जाए। देखिए जरा, कितनी बार देवर जी को बोला था कि रीना से शादी मत करो, एक नंबर की झगड़ालू है, लेकिन नहीं, शादी की तो आग लगी थी, लाकर बिठा दिया मेरे सर पर देवरानी बनाकर। मैं तो उसका मुंह नोच ना दूं तो मेरा नाम नहीं। शादी में तो बड़ा नाच रही थी, अब क्या हो गया? अरे क्यों मुंह नोचोगी, कितनी सीधी सी तो है। दुश्मन रीना की तारीफ, वो भी पति से। ये सुनकर सुधा को तो मानो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाना तो छोड़ो, वो चीजें फेंकने लगती है जिसकी आवाज पूरे घर में फैल जाती है। ओहो, फिर लग रहा है पगला गई सुधा। अरे इसे इतने दौरे उठते हैं क्यों कि भैया ने इस पगलिया सी शादी। अरे कोई बात भी नहीं करता था इससे कॉलेज में तो, और तुम लोग ब्याह कर घर ले आए। कैसी बात करी हो? भाभी तो माँ की ममता की मूर्ति है मेरे लिए। पता है तुमको एक आंख पसंद नहीं करती वो, लेकिन मैंने जिद की कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो झुक गई। सुधा की तारीफ पति के मुंह से, ये सुनकर रीना का पारा हो जाता है हाई। वो भी सुधा की तरह ही पति के सर पर सवार हो जाती है। दोनों पति क्या करते, धीरे से पतली गली से निकलकर गार्डन में पहुंच जाते हैं। भैया क्या होगा, भाभी और रीना में तो बिल्कुल नहीं पड़ती। और क्या भाई, दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी है, क्या किया जाए। चलिए भैया, दोनों में दोस्ती करा देते हैं, दोनों साथ रहेंगी अच्छे से तो हमारा जीवन शांति भरा बन जाएगा। कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्यार और नफरत दोनों ही रिश्ते ऊपर वाला बनाकर भेजता है। क्या पता ऊपर वाला ही ना चाहता हो कि दोनों मिलकर रहे। क्या भैया उल्टी बात करेंगे आप, हैं? कोशिश करके देखते हैं ना। चलिए मैं ही कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, करके देख ले, क्योंकि माँ पापा की आखिरी इच्छा भी यही थी कि हम दो भाई पूरे जीवन साथ रहे। देखिए मैं क्या करता हूँ अब। अगले रोज रवि वॉक करता सोच रहा होता है कि क्या करूँ कि उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वो फूल वाले के पास जाता है। क्या भैया, नाले के पास फूल की दुकान कौन लगाता है? अब क्या बताए भैया, शहर में कहीं जगह ही नहीं तो क्या करे, बोलिए यही लगा लिया फूला के दुकान। जरा सा नीचे कर लीजिए, वो कहा है ना ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, कईयों को काटा है ना स्पीटियों ने। अच्छा ठीक है। वो क्या, एक सुंदर सा ना गुलाब का गुलदस्ता चाहिए था, और गुलदस्ता बनाकर ये चिट्ठी लगाकर इस पते में भेज देना। ये लीजिए पैसे, और हाँ फूल ताज़े और खुशबूदार हो, समझे? अरे फिक्र ना करिए सर जी, हो जाएगा। रवि चला जाता है। चिट्ठी पर लिखा था, प्यारी भाभी सुधा, आपकी आज्ञाकारी देवरानी रीना। समझ में आया ना कैसे रवि रीना की ओर से फूलों का गुलदस्ता भाभी को भिजवाता है, जिससे दोनों के बीच के रिश्ते थोड़े से सुधर जाए। वहीं दूसरी ओर क्या है, रोज दरवाजे पर कोई ना कोई आ जाता है। मजाल है ये रीना की बच्ची दरवाजा खोल दे। सुधा बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है फूल वाला, हाथ में सुंदर सा गुलदस्ता लिए। सुधा मैडम को भेजिए जरा। अरे कहाँ से भेजूं, मैं ही हूँ सुधा, बोलो। हमें क्या पता मैडम जी आप सुधा हो या रीटा या गीता। हो गया तुम्हारा। किसके लिए है ये और किसने भेजा है? क्या मैडम, शकल से तो पढ़ी लिखी लागत है, ये चिट्ठी लगी है, अंदर जाकर आराम से देख लीजिएगा। हम चलते हैं। और फूल वाला सुधा को गुलदस्ता देकर निकल जाता है। सुधा चिट्ठी देखती है, लिखा था, प्यारी भाभी सुधा, आपकी आज्ञाकारी देवरानी रीना। रीना रीना मेरे लिए फूल भेज रही है। हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर सुधा फूलों को देखती है और जोर की सुगंध जैसे ही लेती है, फूलों के बीच छुपी एक मधुमक्खी उसकी नाक पर जोर से काट कर भाग जाती है। अरे मक्खी काट ली।
बाकी काट ले, मेरी तो नाक सूज रही है। इस रीना की बच्ची को तो अब मैं मजा चखा कर रहा हूँ। सुधा की नाक फूल जाती है और शाम को किचन में रीना सुधा को देखकर जोर जोर से हंसती है। पहले तो काम ही सुपर्णखा वाले थे, अब तो शक्ल भी पूरी वैसी ही बन गई। कल मिन्नी की शादी में ये शक्ल लेकर जाओगी। सुधा को गुस्सा तो खूब आता है, लेकिन क्या करती। नाक तो फूल चुकी थी और चारा बस अब यही था कि किसी तरह इसका बदला रीना से लिया जाए। अगले रोज, क्या है रीना, शादी के लिए तैयार नहीं हुई? पता है बुआ जी कितना गुस्सा करेंगी। अरे बस अभी प्रेस वाला कपड़े लेकर आ ही रहा होगा। जरा देखना तो तुम्हारी नाक फूली भाभी तैयार हुई कि नहीं। रवि को पता था कि भाभी की ये हालत कैसे हुई है, लेकिन क्या करता। सोचा चलो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। उतने में प्रेस वाला घंटी बजाता है। क्यों ना मैं सुधा का वो महंगा वाला परफ्यूम रीना की साड़ी में लगा दूं। वो महक रीना को बहुत पसंद है। सुधा तो उसे कभी देने से रही। राकेश सुधा का परफ्यूम रीना की साड़ी में डाल देता है, लेकिन ये क्या, उसे क्या पता था कि रीना की साड़ी का कपड़ा परफ्यूम से रंग छोड़ देता है शादी में। यार रीना, सब तुम्हें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं लगी रही हूँ इतनी प्यारी। वैसे ये महक जो मेरे पास से आ रही है ना, वो तो भाभी के परफ्यूम की है, लेकिन मेरे पास से कैसे आ रही है? पीछे सुधा जोर जोर से हंस रही थी। रीना पलटकर देखती है तो सुधा बुआ सास के साथ खड़ी होकर हंस रही थी। क्या हो गया? अरे तेरे पीछे से सारे के सारे साड़ी का रंग उड़ चुका है। काम वाली लग रही हो पीछे से। अरे कम से कम परफ्यूम तो ना लगाती। पता नहीं कि इस कपड़े में परफ्यूम नहीं लगता। परफ्यूम तो मैंने लगाया ही नहीं। किससे लगाया मेरी साड़ी में परफ्यूम? कितनी महंगी साड़ी थी और लोग देखो कैसे देख रहे हैं, जैसे मैं कोई पुरानी फटी कटी साड़ी पहन कर आ गई हूँ। परफ्यूम तो मेरा ही है बुआ जी, लेकिन आप तो जानती है इस पागल को मैं अपनी एक सुई भी ना दूं। हजारों का परफ्यूम तो दूर की बात है। दोनों देवरानी जिठानी घर आ जाती है। दोनों भाई एक बार फिर बैठते हैं बात करने के लिए। मैं ना कहता था, इन दोनों की दुश्मनी भी भगवान ने लिख कर भेजी है। देखा कैसे अच्छा करने गया और बुरा हो गया। हाँ भैया, ये तो है। चलिए फिर एक बार सामने बिठाकर बात करके देखते हैं, क्या पता बात करने से बात सुलझ जाए। दोनों पति अपनी बीवियों को बुलाते हैं। देखो रीना, तुम और भाभी मिलकर रहो। वो क्या है कि घर में सास तो है नहीं जो तुम्हारी कोई भी बात पर तुम्हें रोक टोक करे, लेकिन भाभी बड़ी है तो तुम्हें उन्हीं को सास समझना चाहिए। और सुधा, तुम भी बड़ी हो तो बड़ों जैसे रहा करो ना। आखिर तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्कस करो। मैं हूं ना, इनफैक्ट हम है ना, हम सपोर्ट करेंगे। भूल जाओ पुरानी बातों को। और क्या तुम दोनों साथ में मिलजुल कर रहोगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में खुशहाली आएगी। रीना सुधा की ओर देखती है, सुधा रीना की ओर। दोनों कुछ सोचते हैं और फिर मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। और मैं इसका। ये मेरी जेठानी है, यही मेरी फूटी किस्मत है। हाँ हाँ, तू तो मेरी देवरानी बने, इसके लिए मैंने 16 सोमवार किए थे ना। हाँ, तभी मेरे ना चाहते हुए भी इस घर में मेरी शादी हो गई। अरे इसका चेहरा जिस दिन देख लूं ना, पूरा दिन खराब जाता है। हाँ हाँ, मेरी तो लॉटरी लगती है तेरा चेहरा देखूं तो। रवि और राकेश सर पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि इन दोनों की संधि कभी नहीं हो सकती।